नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम 1935 के एक्ट को कवर करेंगे। इससे पहले हमने देखा साइमन कमीशन, उसकी रिपोर्ट, ठीक है, और हमने जाना कि साइमन कमीशन क्यों आया था और भारत में इसका क्यों इतना विरोध हुआ। ये सब बातें हमने देखी थी और उसमें हमने ये भी कवर किया था कि साइमन कमीशन का मुख्य कार्य क्या था। तो मुख्य काम तो वही था कि जो 1919 का एक्ट था उसको जांच करना था, उसकी समीक्षा करना था कि क्या भारतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत योग्य हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं। ठीक है, एक बात। दूसरा हमने देखा था कि साइमन कमीशन को लेकर ब्रिटेन में क्या व्यवस्थाएं चल रही थी, ब्रिटेन में क्या सिचुएशन थी, क्योंकि वहाँ भी 1929 में इलेक्शन होने वाला था। ठीक है, ये सारी बातें हमने इसमें कवर की थी। तो अब 1935 के एक्ट का क्या मतलब है, ये क्यों और किन परिस्थितियों में लाया गया, इसके पीछे की वजह क्या थी, पहले उसको समझते हैं। तो हमने देखा था कि जो उससे पहले यहाँ जो भारत सचिव थे लॉर्ड बर्कनहेड, ठीक है, ये क्या थे, भारत सचिव थे। इन्होंने क्या किया था, भारतीय नेताओं को एक चैलेंज दिया था और वो चैलेंज क्या दिया था कि भारत की जितनी भी छोटी बड़ी पार्टीज़ हैं, जितने भी छोटे बड़े दल हैं, लगभग 29 के आसपास उस समय भारत में दल हुआ करते थे, वो सभी मिलकर कोई एक ऐसा संविधान बना दीजिए या आप ऐसा संविधान बना दीजिए जिसको आपके सभी छोटे बड़े दल सर्वसम्मति से उसको पास कर दे, एक दल भी उसका क्या करे, विरोध ना करे। तो हम क्या करेंगे, अभी के अभी ये पूरे देश को आपके छोड़कर चले जाएंगे, उसके बाद की शासन व्यवस्था आप अपने तरीके से करिए, आप पूरी तरह आज़ाद हो जाएंगे। ये चैलेंज दिया था और इसी चैलेंज की एवज में मोतीलाल नेहरू ने बड़ी मेहनत के साथ पूरे पार्टीज़ को इकट्ठा करके, अपने पूरे कांग्रेस के लीडर को इकट्ठा कर एक संविधान बनाया था जिसका नाम था नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट में बेसिकली क्या था कि हम अपने देश में ऐसी व्यवस्थाएं करेंगी, हमारी संसदीय व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, केंद्र में ऐसा होना चाहिए, प्रांतों में ऐसा होना चाहिए, चुनाव ऐसे होने चाहिए, ठीक है, हमारे ये मौलिक अधिकार होने चाहिए। ये सारी व्यवस्थाएं उसमें नेहरू रिपोर्ट में थी। बट क्या हुआ कि इसी नेहरू रिपोर्ट का विरोध करने के लिए कौन आ गया था, मुस्लिम लीग, और उसी की एवज में मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया था, 14 सूत्रीय कार्यक्रम अपना पेश कर दिया था। तो वो जो 14 सूत्रीय पॉइंट थे या कार्यक्रम था, उसके अंदर कुछ बातें ऐसी थी जिसको क्या किया जा सकता था, स्वीकार करना मुश्किल था नेहरू रिपोर्ट के लिए। क्योंकि उसमें क्या कहा गया था, एक मुख्य बात क्या थी कि अगर प्रांत चाहे तो कभी भी संघ से क्या हो सकता है, अलग हो सकता है, जो कि उस समय के लिए संभव नहीं था। तो अगर इस बात को एक्सेप्ट कर लिया जाता तो आप जरा कल्पना करिए कि भारत के अंदर 562 के आसपास रियासतें थी, ठीक है, और कितने छोटे बड़े प्रांत थे। तो क्या भारत कभी एक हो पाता, कभी भी ना हो पाता। एक अखंड भारत का निर्माण तो हो ही नहीं सकता था। और हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने क्या कल्पना की थी कि जब अंग्रेज चले जाएंगे या अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे, जब यहाँ की शासन व्यवस्था हम करेंगे तो हम एक अखंड भारत का निर्माण करेंगे। ठीक है, वो तो विभाजन एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी कि किन कंडीशन में हुआ वो तो हम इतिहास में जानेंगे, पर ये कल्पना तो थी सभी भारतीयों की। सभी, किसी भी नेता ने ये नहीं सोचा था कि हमारे देश का विभाजन भी होगा। ठीक है, तो 14 सूत्रीय कार्यक्रम में कुछ ऐसे बिंदु थे जिनको मारना कांग्रेस के बस की या नेहरू रिपोर्ट के बस की बात नहीं थी, ये संभव नहीं था। तो स्वाभाविक सी बात थी, लॉर्ड बर्कनहेड ने क्या बोला था कि कोई भी दल क्या करे, विरोध ना करे। तो स्वाभाविक सी बात थी कि मुस्लिम लीग ने विरोध उत्पन्न कर दिया। तो इसी वजह से जो बर्कनहेड का चैलेंज था उसको कांग्रेस तोड़ना पाई। ठीक है, तो जब बर्कनहेड का चैलेंज नहीं तोड़ पाई तो फिर सभी ने क्या किया, जो मोतीलाल नेहरू थे, जितने भी लीडर थे, सभी ने दुखी होकर क्या कहा कि भैया ठीक है, आप जो हमारे लिए अपनी रिपोर्ट लेके आए थे आप वही पेश कर दीजिए। फिर आपने देखा 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट को पेश किया गया और उसमें क्या कहा गया कि इस रिपोर्ट के अंदर आपको कोई भी अगर कमी पेशी दिखाई देती है, आपको किसी भी बिंदु या किसी भी आर्टिकल या किसी भी पॉइंट को आपको चेंज करना है, कुछ नया जुड़वाना है, तो उसके लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा, ब्रिटेन। तो उसी की एवज में ब्रिटेन में क्या हुए थे, 3 गोलमेज सम्मेलन स्थापित किए गए थे, ठीक है, आयोजित किए गए थे। तो ठीक है, अभी इतना समझिए। अब समझना कि इसको लाने का कारण क्या था। ये तो थी पीछे की क्लास का सार जो हमने कवर किया था। अब इसको लाने का कारण क्या था, आपको पता है कि हमारे यहाँ क्या था, जब 1919 का एक्ट आया था तो उस 1919 के एक्ट से हमारे जो भारतीय लीडर थे वो ज़्यादा
हमारे लीडर क्या हुए, 1919 के एक्ट से ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हो पाए थे। अब सेटिस्फाई नहीं हो, संतुष्ट नहीं हो पाए, इसका कारण सिंपल था, क्योंकि उसके अंदर जो व्यवस्थाएं की गई थी, प्रोविज़न किए गए थे, वो इस प्रकार से किए गए थे कि आम जनता को तो ये दिखा दिया गया था कि जो शासन की भागीदारी है उसमें आपके ही लोग शामिल हैं। बट वास्तविकता क्या थी वो मैंने आपको बताया था कि कैसे कि सभी को कंट्रोल करने के लिए जितने हमारे भारतीय उसके अंतर्गत शामिल किए गए थे, सभी को कंट्रोल करने के लिए डायरकी आ गई थी। अब डायरकी के अंदर इतने दोषपूर्ण चीज़ें थी कि आपको देखा कि जो मेन विषय थे वो उन्होंने आरक्षित विषय ले लिए खुद अंग्रेज़ों ने, और जो किसके अंडर थे, गवर्नर के और उसकी काउंसिल के। और जितने भी खर्चीले विषय थे जिन पे पैसा खर्च होना था वो किस पे दे दिए, हस्तांतरित विषयों को, ट्रांसपोर्ट विषयों को। उसमें किसको डाल दिया, गवर्नर जनरल और उसके भारत के मंत्री जो चुने हुए थे। और हमने देखा कि जो चुने हुए मेंबर्स थे उनकी संख्या इतनी कम थी कि अगर वो सभी इकट्ठा भी हो पाते तब भी वो क्या कर सकते थे, कभी भी कोई कानून नहीं बना सकते थे अपने लोगों के लिए, कोई भी कानून पास नहीं करवा सकते थे। और दो सभी का इकट्ठा हो पाना बहुत ही असंभव कार्य था। असंभव क्यों था, क्योंकि देखिए ऐसा था कि जो 27 लोग चुने हुए लोग थे उसमें क्या था, सभी के सभी क्या थे, अलग अलग संप्रदायों, अलग अलग हितों को लेकर थे। तो कभी भी वो एक कॉमन मुद्दे पर इकट्ठे नहीं हो पाते थे। क्लियर, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि उस एक्ट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जिनको लेकर हमारे जो मंत्री थे, जो हमारे भारतीय नेता थे, उसको पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं थे। ठीक है, तो 1919 का जो एक्ट था, तो कुल मिलाकर कहें कि उससे हमारे जितने भी भारतीय नेता थे वो संतुष्ट नहीं हो पाए और उनको एक निराशाजनक ही स्थिति हाथ लगी थी। ठीक है, तो इस वजह से तो भारतीय बड़ी देर से क्या कर रहे थे, 1919 से ही 2-3 साल तक वो उन्होंने शासन व्यवस्था देखी। जब देखा कि देखिए ऐसा नहीं आता कि 1919 से ही विरोध करना स्टार्ट, नहीं, विरोध तो तब स्टार्ट हो जाता है जब देखते हैं कि हर संभव प्रयास क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो हमने देखा कि जब असहयोग आंदोलन चला 1922 में और चोरा चोरी कांड हुआ, उसके बाद जब जैसे ही गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया तो लगभग काफ़ी जो हमारे नेता थे उनको जेल में डाल दिया गया। और सिस्टम के अंदर जाकर भी, क्योंकि एक कांग्रेस के अंदर ही 2 दल स्थापित हो चुके थे, गर्म दल और नरम दल। तो एक दल ये मान के चल रहा था कि हमें क्या करना चाहिए, जो इनकी भागीदारी है, असेंबली है, उनका क्या करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए। तो भारतीय नेताओं का एक खेमा जो इनकी हरकतों को या इनकी चाल को समझ चुका था, तो वो तो इस आधार पर विरोध करता था कि आप क्या करिए भाई, ये जो हमें भागीदारी दे रही है ना, आप इनका विरोध करिए। और एक खेमा ऐसा था भारतीय नेताओं का, चाहे कांग्रेस का कहें उस समय, चाहे भारतीय नेताओं का कहें, कि वो ये मान के चल रहा था कि अगर हम अपने लोगों के लिए कुछ सुधार कर सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, सिस्टम के अंदर जाकर ही सुधार कर सकते हैं। अगर हम अपने लोगों के लिए कुछ भला करना चाहते हैं तो इस बात को समझे आप, यानी सिस्टम के अंदर ही जाकर, सिस्टम बोले तो कि जो शासन व्यवस्था थी, जो गवर्नमेंट थी उस समय, चाहे प्रांतों में चाहे केंद्र में, अगर हमारी भागीदारी होगी उसके अंदर, तब हम जाकर अपने लोगों के लिए कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज हम बाहर से अगर इसका विरोध करते रहे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो 2 गुट ऐसे बनने स्टार्ट हो चुके थे भारतीय नेताओं के, या कहीं कांग्रेस में। क्लियर, तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए भारतीय, फिर उसके बाद हमने देखा कि 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हो चुकी थी। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी 1923 में। और उस पार्टी ने शुरू में ही क्या अपना उद्देश्य बना लिया था कि हम अंदर जाकर जो ये हमें डायरकी दी गई है, प्रांतों में कुछ शासन दिया गया है, द्वैत शासन लाया गया है, हमें क्या करना है, इसको फेल करना है शुरू से ही। और वो हर संभव प्रयास करते सरकार के काम में रोड़ा अटकाने का, कि जिससे क्या हो जाए, ये डायरकी क्या हो जाए, फेल हो जाए। तो इन सब चीज़ों को लेकर हमारे भारतीय नेता शुरू से ही, मतलब 1923-24 के दौर से ही ये डिमांड उठानी शुरू कर दी कि इसके अंतर्गत, यानी जो 1900 एक्ट है, इसमें कुछ सुधार किए जाए। पर तभी क्या घटना घट गई, 1927 साइमन कमीशन आ गया और ये विरोध और तेज हो गया। और जैसे ही विरोध तेज हुआ, फिर बर्कनहेड का चैलेंज, उसको भी तोड़ नहीं पाए वो। कारण क्या था, समझ स्पष्ट है। उसके बाद क्या कहा गया कि जैसे ही साइमन कमीशन की रिपोर्ट छपी 1930 में, और कहा कि भैया तुम्हें इसमें अगर कोई चेंज करवाना है तो आप आइए लंदन, आपका स्वागत है। और उसी को लेकर एवज में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वहाँ पर आयोजित की गई थी लंदन में। तो अब क्या होता है कि जैसे ही लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन होता है, ठीक है, लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन होता था, गोलमेज सम्मेलन, आपको पता है 3 सम्मेलन हुए थे, 1930,
31 और 32, ठीक है। तो जो लंदन में गोलमेज सम्मेलन होता है, एक्चुअली गोलमेज नाम क्यों पड़ा है इसका, क्योंकि ये गोल मेज पर हो रहा था, ठीक है। ऐसे गोल टेबल थी तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, राउंड टेबल। और उसमें क्या था, ऐसे चेयर लगी हुई थी सामने। एक्चुअली क्या होता था कि ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थी उस समय, जो रैमजे मैकडोनाल्ड, तो ये रैमजे मैकडोनाल्ड, वो नहीं है जो, समझ रहे हो आप, ठीक है, मैकडोनाल्ड नाम है उनका। तो ये जो रैमजे मैकडोनाल्ड था, बड़ा ही चतुर और चापलूस व्यक्ति था। तो इसने क्या किया कि जानबूझ के राउंड टेबल पे ये मीटिंग आयोजित की। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी बंदा, अगर भारतीय कोई भी नेता कोई बात रखेगा और दूसरे संप्रदाय के जो भारतीय नेता थे उनके हाव भाव को देखकर समझा जा सकता है कि स्थितियाँ क्या थी। क्योंकि गोल टेबल पर क्या होगा, एक दूसरे के चेहरे बिल्कुल स्पष्ट होंगे, ठीक है। और यहाँ से आपको पता है कि हमारे जो अंबेडकर जी थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। बट पहले तो कांग्रेस ने इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया। फिर 1931 में दोबारा कांग्रेस की तरफ से गांधी जी इसका नेतृत्व करने के लिए वहाँ ब्रिटेन गए। तो जब ये गोलमेज सम्मेलन आयोजित हो रहा था तो कांग्रेस की तरफ से गांधी जी, और दलितों की तरफ से अंबेडकर जी, मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना, और सिखों की तरफ से भी और कई लीडर, पारसियों की तरफ से लीडर, और जो छोटी मोटी जो पार्टीज थी, मैंने कहा ना 29 पार्टी थी, और देसी रियासतों के राजा महाराजा, काफ़ी लोग गए थे गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत। अब समस्या क्या हुई वहाँ पर कि सभी क्या हो रहे थे, अपने अपने हितों को लेकर लड़ रहे थे। सभी ने जो अपने तर्क रखे, अपने लॉजिक रखे, जो भी अपनी बातें रखी, वो सब में क्या था, अपने व्यक्तिगत हित थे। देखिए, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अपने हित के लिए बात रखी, अंबेडकर जी ने दलितों के लिए अपने हित की बात रखी कि भाई दलितों का बुरा हाल है, इनको क्या देना चाहिए, इनको भी शासन व्यवस्था के अंतर्गत रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, शासन में भागीदारी देनी चाहिए। क्योंकि दलित क्या था उस समय, आर्थिक रूप से कमज़ोर, सामाजिक रूप से पिछड़ा, ठीक है, और मानसिक रूप से गुलाम। तो ये सारी चीज़ें थी। तो अंबेडकर के तर्क काफ़ी हद तक सही थे। देखिए, अंबेडकर के तर्क काफ़ी हद तक सही थे। इसी वजह से कई बार अंबेडकर को जो दूसरे राइट विंग के लोग हैं वो उसको मतलब देशद्रोही भी साबित कर देते हैं, पर वो ऐसा नहीं है। जब उनके आप तर्कों को सुनोगे ना, लॉजिक को सुनोगे, तब आप चीज़ों को समझ पाओगे, ठीक है। तो उस पे तो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो अंबेडकर जी, यहाँ मेन समझना आपने ये है कि अंबेडकर जी ने जो रिप्रेजेंटेशन किया, ठीक है, जो प्रतिनिधित्व किया वहाँ पर गोलमेज सम्मेलन में, वो दलितों के लिए किया कि दलितों को इतनी सीटें वगैरह वगैरह मिलनी चाहिए। सेम मुस्लिम लीग के लिए, जिन्होंने कहा भाई मुसलमान तो मर जाएंगे, ऐसे ही तो माइनॉरिटी है ये वगैरह वगैरह, कि हमें मुसलमानों के लिए इतना करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को जब गांधी जी देख रहे थे तो वो बड़े हाथ हो रहे थे कि कोई भी देश की बात नहीं कर रहा है, सभी क्या कर रहे हैं, अपने अपने हितों की बात करें। राजा महाराजा जो थे उस समय, देसी रियासतों के प्रतिनिधि जो चुनकर गए हुए थे, तो वो लोग भी क्या कर रहे थे, अपनी रियासतों के लिए बात कर रहे थे। तो सारी चीज़ें क्लियर हो रही थी और इसका रिजल्ट ये निकला कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी जो नेता था, सभी नेताओं की, कोई भी नेता किसी कॉमन मुद्दे पर एक नहीं हो पाया। सबके क्या थे, हित अलग अलग थे। सभी के सभी क्या हुए, किसी भी एक कॉमन मुद्दे पर कोई भी एक सहमति नहीं बन पाई। तो देखा गया जो तीनों गोलमेज सम्मेलन थे ना, इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकला भारत के परिप्रेक्ष्य में। अपने अपने हितों में तो सब लेके आ गए थे। जैसे अंबेडकर जी को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था सांप्रदायिक चुनाव के आधार पर कि अब दलितों के लिए भी क्या होगी, सीट रिजर्व होगी, और दलितों में से दलित खड़ा होगा, उसको वोट भी कौन देगा, दलित देगा, ठीक है। बट जैसे ही देखा कि गोलमेज सम्मेलन से कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया, तो गांधी जी क्या आ गए, वापिस आ गए, ठीक है। और गांधी जी ने आकर दोबारा फिर क्या कर दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया। दूसरी बार भी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था। कभी आपको लगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन एक ही बार स्टार्ट हुआ है, एक बार नहीं, दोबारा फिर किया था 1931 में वापस आकर, जब वहाँ बात नहीं बन पाई गोलमेज सम्मेलन में, तो दोबारा आकर फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया उन्होंने। बट जब देखा कि क्योंकि कोई भी आंदोलन होता है एक पहली बार में ही एक जो ख्याति प्राप्त कर लेता है या जो उसके साथ लोग जुड़ पाते हैं, दोबारा उस आंदोलन में लोग कभी नहीं जुड़ पाएंगे, ठीक है। जैसे आज का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जो आज के समय में जो किसान आंदोलन चला हुआ है, अगर मान लीजिए वो सरकार उनको लॉलीपॉप देकर उनको बिठा देती है घर पे कि आप अभी कोरोना काल चल रहा है, तरह तरह के लॉजिक देकर कि आप बाद में करिए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ऐसा आंदोलन दोबारा नहीं खड़ा हो पाएगा, ठीक है। तो सेम कंडीशन ऐसी थी। तो जैसे ही गांधी जी ने आकर यहाँ दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, तो उनको पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया और पुणे की अरवदा जेल में डाल दिया, ठीक है। तो लोग और भड़क गए, ठीक है।
तो और लोगों के अंदर जो राष्ट्रीय भावना थी और विकसित होनी स्टार्ट हो चुकी थी। अब नेहरू भी बहुत सक्रिय हो चुके थे। नेहरू ने क्लियर कर दिया था कि भाई, क्योंकि नेहरू ने 1929 में जब लाहौर अधिवेशन हुआ, जब उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, तो उन्होंने क्या कर दिया था, नेहरू ने और सुभाष चंद्र बोस जी ने, कि भैया अब तो हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज। और जबकि मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस क्या कह रही थी कि हमें डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड कर दीजिए, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। और डोमिनियन स्टेटस क्या था, इसकी चर्चा हमने पिछली क्लास में की थी, ठीक है। तो उन्होंने डिमांड की डोमिनियन स्टेटस की, और नेहरू जी और आपके सुभाष चंद्र बोस जी, उन्होंने कहा कि भाई देखिए ऐसा है कि अब कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें अब चाहिए पूर्ण स्वराज। आपने देखा होगा कि उसी वजह से 26 जनवरी को उन्होंने बोल दिया था कि बस आप आज से आप मान लीजिए 26 जनवरी 1930 से, 26 जनवरी 1930 से, तो आज से आप मान लीजिए कि हम क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। इसी दिन से क्या बनाएंगे, हम अपना गणतंत्र हो गए और गणतंत्र दिवस मनाएंगे। तो आपने देखा होगा कि संविधान तो नवंबर में ही बनकर रेडी हो चुका था 1950 में, बट उसको 1949 में, बट उसको लागू क्यों किया गया 1 महीने बाद, जनवरी में, क्योंकि वो एक यादगार तिथि थी, ठीक है। तो ये सब बातें थी जिन्होंने एक बेस तैयार किया 1935 के एक्ट को, ठीक है। क्योंकि सभी लोग इस समय क्या हो चुके थे, बहुत जागृत हो चुके थे। और अगर बात करें हम ब्यूरोक्रेसी की, जो ICS थी, है ना, ब्यूरोक्रेसी थी, उसमें भी भारतीयों का कहें तो रेशो बहुत कुछ बढ़ चुका था, भारतीयों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। तो स्वाभाविक सी बात थी कि अब अंग्रेज समझ चुके थे, ब्रिटिश सरकार समझ चुकी थी कि हम ज़्यादा दिन तक भारतीयों की समस्याओं के प्रति उदासीन नहीं रह सकते, अब इनके हित में हमें कोई ना कोई तो कार्य करना ही पड़ेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो उन्होंने क्या किया, एक नया एक्ट निकाला, 1935 का एक्ट, ठीक है। तो ये था इसकी पृष्ठभूमि, कारण और ये स्थितियाँ उस समय की कि जिनकी वजह से 1935 का एक्ट ब्रिटिश सरकार को लागू करना पड़ा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसमें क्या प्रावधान थे। तो आई होप अगर आपको स्थितियां पता चल गई होंगी तो हम प्रावधानों को भी अच्छे से समझ लेंगे, इसके अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए। और अगर हम आज के अपने संविधान से तुलना करते हैं तो लगभग आप पाएंगे कि लगभग मोर देन 50% जो हमारे संविधान में जो चीज़ें दिखाई देती हैं वो हमने 1935 के एक्ट से ही ली थी, क्योंकि बहुत बड़ा संविधान था। आगे इसके जब फीचर्स को पढ़ोगे आप तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे भी देखेंगे आप, जब हम इसकी आलोचना साथ के साथ में आलोचना के बिंदु भी इसमें ऐड करवाता जाऊँगा, तो जब आप देखेंगे कि इसकी आलोचना में पॉइंट, ठीक है, तो आप पूरी स्थितियों को समझ पाओगे कि कैसे अंग्रेजों ने फिर चापलूसी कर ये जो हमें पावर तो दी पर हमें फिर भी एक जैसा ही कर दिया कि पावर ऐसी ही दी ऐसी ही ना दी, ठीक है। तो ज़रा अब समझते हैं, अब आपको ये पृष्ठभूमि समझ में आ गई। अब हम समझते हैं कि इसके अंदर क्या प्रावधान किए गए थे, प्रोविज़न क्या थे इस एक्ट के। अगर बात करें प्रोविज़न की, पहला तो ये जो संविधान, ये जो एक्ट था 1935 का, ये सबसे क्या था, एक लंबा व जटिल। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए हमें पता है कि 1773 से ये एक्ट वगैरह आने स्टार्ट हुए, ठीक है। 1773 से 1935 तक जितने भी एक्ट आए उन सभी एक्टों को मिला लिया जाए तो उन सभी एक्टों में सबसे लंबा एक्ट था कौन सा, 1935 का, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, 1935 का एक्ट क्या होता है, सबसे लंबा था। लंबा क्यों था, समझ में आ गया कि 1773 से 1935 तक जितने भी कानून बनाए ब्रिटिश संसद के द्वारा, ब्रिटिश कानून के द्वारा, उनमें जो सबसे लंबा संविधान था या लंबा एक्ट था वो कौन सा था, 1935 का, ठीक है। दूसरा, अगर हम देखें कि इस एक्ट में क्या था, 351 क्या थे, आर्टिकल थे, ठीक है, और 10 क्या थी, अनुसूचियाँ यानी शेड्यूल थे। आज अगर हम देखेंगे तो मोर देन हमारे यहाँ क्या है, 400 से ज़्यादा आर्टिकल हैं, 450 से ज़्यादा आर्टिकल हैं। उस पर भी एक बहस रहती है कि 396 है या 395 है या 400 से ज़्यादा है, 450 से ज़्यादा है, वो आगे मैं क्लियर कर दूंगा सारी बातें। और 10 क्या है, आज कितने 12 शेड्यूल हैं, उस समय कितने थे, 10 शेड्यूल थे, ठीक है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि ये एक लंबा संविधान था, सबसे ज़्यादा लंबा एक्ट था, ठीक है। और जटिल क्यों था, ठीक है, और जटिल लंबा और जटिल था। दूसरा ये क्या था, एक विस्तृत था। विस्तृत बोले तो मतलब व्यापक था, सारी चीज़ें स्पष्ट थी इसके अंतर्गत। आप क्या लिखेंगे, लंबा, जटिल व विस्तृत, ठीक है, पहली विशेषता। अब विस्तृत क्यों था, क्योंकि इसके अंदर क्या था, इस एक्ट के अंतर्गत एक तो केंद्रीय सरकार, ठीक है, और प्लस राज्य सरकार, है ना, राज्य बोले तो प्रांत,
उसके बारे में विस्तृत जानकारी थी कि केंद्रीय सरकार के क्या अधिकार हैं, राज्य सरकार के क्या अधिकार हैं, प्रांतों के क्या अधिकार होंगे, ठीक है, उनके बारे में बिल्कुल क्लियर एंड कट बता रखा था। जैसे आज अगर हम देखें तो हमारे संविधान के अंतर्गत केंद्र के बारे में क्लियर बता रखा है, राज्यों के बारे में क्लियर बता रखा है कि राज्यों की क्या पावर होगी, केंद्र की क्या पावर होगी। तो पहली विशेषता आई थिंक आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ये क्या था, एक लंबा, जटिल और विस्तृत, ठीक है। दूसरा अगर देखें तो इस एक्ट के तहत, ठीक है, इस एक्ट के तहत भारत के लिए एक संघ की स्थापना की गई, ठीक है, एक भारत के लिए क्या की गई, संघ की स्थापना की गई, जिसको कहते हैं अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ, ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन, ठीक है। जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा सबसे पहले हम इन फेडरेशन, संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है, इन चीज़ों को ही टर्मिनोलॉजी वाइज कवर करेंगे, फिर चीज़ें और व्यापक रूप से हमारे माइंड में क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। तो इस एक्ट की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो क्या थी कि भारत के लिए एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी, ठीक है, और यानी फेडरेशन की। आज अगर आप देखेंगे कि भारत का अगर आप संविधान आर्टिकल 1 से लेकर 396 तक पूरा संविधान पढ़ लोगे, 395 तक, तो आपको कहीं पर भी आपको फेडरेशन शब्द का यूज़ कहीं पे भी नहीं मिलेगा, कहीं पे भी आपको फेडरेशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। फेडरेशन की जगह क्या लिखा हुआ हमने, यूनियन। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे संविधान का पहला ही आर्टिकल क्या कहता है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, यानी भारत जो कि इंडिया, जो कि भारत राज्यों का क्या होगा, संघ होगा, यूनियन होगा। हमने यूनियन शब्द को यूज़ किया है, ना कि फेडरेशन को, ठीक है। यूनियन का क्या होता है कि इसके अंतर्गत यूनियन में जो भी इकाइयां हैं, प्रांतीय इकाइयां हैं, जो स्टेट हैं, और यहाँ स्टेट का मतलब आप समझ पा रहे हो, जैसे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ऐसे, ठीक है। तो ये जो स्टेट होते हैं इनके पास ये पावर नहीं होती कि वो संघ से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। या कुल मिलाकर ये कहें कि यूनियन में क्या होता है कि केंद्र के पास क्या होती है, केंद्र शक्तिशाली होता है प्रांतों की तुलना में। इसका मतलब ये नहीं कि प्रांतों के पास कोई पावर ही नहीं है, प्रांतों के पास पावर है, शक्तियां हैं, बहुत कुछ कर सकती है, बट वो केंद्र से अलग नहीं हो सकती, उसका खुद का अस्तित्व नहीं है। समझ पा रहे हो? यूनियन के अंतर्गत क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि जो स्टेट है बिल्कुल ही यूजलेस हैं, प्रांतों की कोई वैल्यू ही नहीं है, वैल्यूलेस है, उनकी वैल्यू भी है, उनकी पावर भी है, बट क्या है कि वो क्या हो सकते हैं, प्रांतों से क्या हो सकते हैं अलग, केंद्र से क्या हो सकते हैं, संघ से अलग नहीं हो सकते। केंद्र बोले संघ बोले एक ही बात है, ठीक है। संघ से क्या हो सकता है, अलग नहीं हो सकते, इतनी पावर नहीं है उनके पास, ठीक है। और यह कहें अलग से उनका खुद का अपना अस्तित्व नहीं है, ठीक है। और ये जो फेडरेशन होता है, फेडरेशन में क्या होता है कि जहाँ सीधी सी बात है, फेडरेशन उसे कहते हैं जहाँ राज्यों की पावर क्या हो, संघ से ज़्यादा हो, राज्य क्या हो, ज़्यादा पावरफुल हो, और केंद्र से, किसके से अकॉर्डिंग, केंद्र से, केंद्र क्या हो, कम पावरफुल हो, उसको कहा जाता है संघ या संघात्मक, ठीक है, संघात्मक शासन व्यवस्था। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अमेरिका। अमेरिका में देखा 50 राज्य हैं, 50 पे क्या है, अपने संविधान है, अपने कोर्ट हैं, ठीक है, अपने रूल रेगुलेशन चलते हैं, ठीक है। बट आप एक चीज़ और याद रखेंगे कि क्योंकि जो संघात्मक, जो फेडरेशन शब्द है ना, अमेरिका में भी क्या था, शुरू में जब अमेरिका जब बना था, क्योंकि अमेरिका भी किससे आज़ाद हुआ था, ब्रिटेन से, ठीक है। अब इसको खोल के तो मैं पूरा, जब ये पढ़ेंगे ना फेडरेशन वगैरह को, तब हम इसको पूरा स्टोरी वाइज मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा कि जिससे आपके पूरे दिमाग में बैठ जाए। अभी थोड़ा सा समझते हैं कि जब अमेरिका बना था तो 13 प्रांतों ने क्या की थी, आंदोलन किए थे, लड़ाई की थी, युद्ध किया था ब्रिटेन के खिलाफ, ठीक है। तो 13 प्रांतों ने मिलकर एक क्या किया था, एक संघ की स्थापना की गई थी, ठीक है। एक संघ की स्थापना इस तरह से की थी कि भैया हम क्या करते हैं, हमारी जो अपनी सिंगल आइडेंटिटी है, हमारी खुद की आइडेंटिटी है, वो तो बनी रहेगी, हम अपनी में से ही, अपने प्रोविंस में से ही, अपने प्रांतों में से ही कुछ पावर हम एक संघ को दे देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें संघ अपने तरीके से कंट्रोल करेगा, हम जब चाहेंगे इस संघ से, अगर लगेगा किसी प्रांत को कि हमारे साथ गलत कर रहा है, तो हम उससे क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। बट ये शुरू में व्यवस्था थी अमेरिकी संविधान में, बट 1930 के आसपास आकर इन चीज़ों को क्या कर दिया गया, अमेरिकी संविधान में भी ख़त्म कर दिया गया कि देखिए राज्य पावरफुल तो है, बट वो क्या होगा, संघ से यानी केंद्र से अलग नहीं हो पाएंगे। शुरू में अमेरिका में भी थी, पर अब कहें तो अब ऐसा नहीं है। अगर
ऐसी व्यवस्था जहां राज्य क्या हो, केंद्र से क्या हो, ज़्यादा पावरफुल हो, और राज्यों को ये अधिकार हो कि वो केंद्र से या संघ से कभी भी क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, उसको कहा जाता है अर्धसंघात्मक। और नाम मात्र का ही कोई देश बचा होगा आज के समय में जो अर्धसंघात्मक हो। मुझे तो दिखता नहीं कि आज के समय में अगर किसी भी देश को देखेंगे तो वहाँ किसी के पास, किसी में भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कोई भी राज्य उससे अलग हो जाए। ठीक है, तो हमारे लिए क्या किया गया, 1935 के एक्ट में एक ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना की गई। और ये फेडरेशन क्यों कह रहा हूँ मैं, यूनियन क्यों नहीं कह रहा हूँ, उसको आगे आपको समझ में आने वाला है। देखिए, अगर हम 1935 से पहले का देखें, 1935 से पहले का देखें तो हमें यहाँ क्या दिखाई देता है, जो भारत का जो राजनीतिक ढांचा है, राजनीतिक ढांचा या कहीं स्वरूप, वो हमें कैसा दिखाई देता था, एकात्मक। यानी कहने का मतलब ये है, यूनिटरी दिखाई देता था। यूनिटरी का मतलब ये है कि यहाँ क्या थे, जो प्रोविंस थे वो किसके अधीन थे, यानी जो प्रांत थे आपने, वो किसके अधीन थे, केंद्र के। तो ये कुल मिला के ये कहें कि जो केंद्र है उसका प्रभुत्व यहाँ पर क्या हुआ करता था, ज़्यादा हुआ करता था। क्लियर। अब जरा समझना, ये जो अखिल भारतीय संघ है, संघ का मतलब क्या होता है, संघ का मतलब होता है कोई समूह, मतलब कोई लोगों का समूह, या इसमें कौन कौन है। ठीक है, अब मैंने कह दिया कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई 1935 के एक्ट के तहत। अब इसमें कौन कौन शामिल था इस एक्ट के तहत, या कहें इस संघ में कौन कौन होगा। सबसे जरूरी तो ये भी पता होना चाहिए ना कि इस संघ में कौन कौन होगा। देखिए, इस संघ के अंतर्गत 3 लोगों को शामिल किया गया। वो 3 लोग कौन कौन थे, एक तो थे ब्रिटिश प्रांत। ठीक है, ब्रिटिश प्रांत वो स्टेट थे या वो प्रांत थे जिन पर ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट क्या था, प्रभुत्व था या नियंत्रण था। ठीक है, और एक थी ब्रिटिश कमिश्नरी। एक क्या था, ब्रिटिश कमिश्नरी। ब्रिटिश कमिश्नरी को आप समझना चाहें तो आज के उससे समझ सकते हैं कि यूटी टाइप का। ठीक है, और तीसरा था देसी रियासतें, प्रिंसली स्टेट। तो प्रिंसली स्टेट थी, ठीक है, और ब्रिटिश प्रांत की संख्या थी उसमें मिलाकर 11, और यूटीज थी हमारी 4, और ये तो थी आपके लगभग 550 से ज़्यादा ही, मोर देन 550। ठीक है, तो ब्रिटिश प्रांत कौन थे, ऐसे प्रांत जिन पर ब्रिटिश सरकार का क्या हो, प्रत्यक्ष रूप से क्या हो, नियंत्रण हो, प्रत्यक्ष रूप से शासन हो। और उसमें कौन कौन थे, अगर हम देखना चाहें तो बम्बई। ठीक है, ब्रिटिश प्रांत गिनना चाहें तो आप काउंट करेंगे, बम्बई, मद्रास, बंगाल, बिहार, यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस किसे कहा जाता था, यूनाइटेड प्रोविंस, जिसको हिंदी में क्या बोलते थे, संयुक्त प्रांत। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। तो संयुक्त प्रांत किसका प्राचीन नाम है, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, जो आज का हमारे यूपी है ना, हमारा उत्तर प्रदेश, तो उसका पुराना नाम क्या था, संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस बोला जाता था। ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस, और सेंट्रल प्रोविंस कौन सा एरिया था, यानी मध्य प्रांत। तो जो सेंट्रल प्रोविंस था, सेंट्रल प्रोविंस आज का अगर हम देखें तो एमपी वाला जो एरिया दिखाई देता है ना, बुंदेलखंड वाला, वो आपको सेंट्रल प्रोविंस दिखाई देगा। ठीक है, दूसरा उड़ीसा, सिंध, ठीक है, पंजाब, असम। ठीक है, ऐसे करके कुल 11, लगभग 11 हमारे क्या थे, ब्रिटिश प्रांत थे। और ये वो प्रांत जिन पर क्या था, ब्रिटिश सरकार का पूर्ण रूप से नियंत्रण था। ठीक है, और 4 ब्रिटिश कमिश्नरी थी। वो कौन कौन सी थी, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, अजमेर, अजमेर तो आज आपको दिखाई ही देता है, राजस्थान। ठीक है, दूसरा था कुर्ग। ये जो कुर्ग है, एक कौन था आज के समय में, अगर इसको देखा जाए तो कुर्ग कहाँ पाया जाएगा, ये जो कर्नाटक है ना अपना, कर्नाटक का प्राचीन नाम ही क्या था, कुर्ग था। ठीक है, और दूसरा था बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान तो आपको पता है किधर पड़ेगा, पाकिस्तान की तरफ। ठीक है, तो बलूचिस्तान। ये 4 क्या थे, ब्रिटिश कमिश्नरियाँ थी, और बाकी लगभग 550 तो लिखने की जरूरत है नहीं, लगभग कितनी थी, इतनी रियासतें थी। तो इन तीनों को मिलाकर हमें क्या करना था, ब्रिटिश ने एक संघ की स्थापना की थी जिसका नाम था ऑल इंडिया फेडरेशन। अब देखिए इन्होंने इसमें क्या गेम खेली। ठीक है, अब पहले ये भी देख लीजिए, ये तो हाँ, ये चलो ये देख लीजिए पहले, ये जो ऑल इंडिया फेडरेशन था, ऑल इंडिया फेडरेशन, इसमें क्या किया इन्होंने, देखिए कि जो ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रोविंस, ठीक है, यानी जो ब्रिटिश प्रांत थे 11,
इनका इसके अंतर्गत शामिल होना क्या था, अनिवार्य था। ये नहीं बोल सकते थे ये कि हम इसमें हमारे पास ये अधिकार है कि हम इनसे अलग हो जाएंगे, ठीक है। इन पे क्या थी, पूरी ये प्रतिबद्धता थी, बाइंडिंग थे कि इस 11 के 11 प्रांत को इस ऑल इंडिया फेडरेशन के अंदर शामिल होना ही होना है, ठीक है, जो ब्रिटिश प्रांत थे। और जो ब्रिटिश कमिश्नरी थी, इसको भी क्या था, अनिवार्य था कि भाई तुमको भी इसके अंतर्गत शामिल होना ही होना है, आप इससे अलग नहीं रह सकते, अलग आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, ठीक है। बट जो प्रिंसली स्टेट थी, जो देसी रियासतें थी, उनको क्या कहा गया कि आपकी इच्छा है, आप इच्छा अनुसार चाहें तो इसमें क्या हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप इसमें शामिल नहीं हो सकते, ठीक है। और आपको ये भी अधिकार है कि मान लीजिए आप संघ में इस तरह से शामिल होना चाहते हैं कि आप अपने कुछ विषय, ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ आपने विषय दे दिए कि हमारा मान लीजिए रक्षा और विदेश, हमने अपने 2 विषय दे दिए, रक्षा और विदेश, किसको, संघ को, संघ बोले तो केंद्र को, ठीक है। अब हमारा रक्षा और विदेश की जिम्मेवारी किसकी रहेगी, संघ की, और बाकी जितने भी विषय रहेंगे उसके लिए हम क्या रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, हम अपने आप उसको देखेंगे, ठीक है। कुछ ऐसी सुविधाएं भी दी गई संघ देसी रियासतों को, ठीक है। और ये भी कहा गया कि जो देसी रियासतें हैं उनको अगर शामिल होना है तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक लेटर ऑफ एक्सेशन क्या करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा, ठीक है, लेटर ऑफ एक्सेशन, ये आपको क्या करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा। और ये साइन करके आप क्या करेंगे, हमें देंगे, और हम कहाँ ले जाएंगे, ब्रिटिश सरकार कहाँ पेश करेगी इसको, ब्रिटिश संसद के अंदर, ठीक है, ब्रिटिश संसद के अंदर पेश होगा। और ब्रिटिश संसद के सामने जब पेश होगा तो उसके बाद अप्रूवल कौन देगा इसको, ब्रिटिश क्राउन देगा, ठीक है, यानी ब्रिटिश क्राउन देगा, क्राउन कहेगा कि हाँ इसको शामिल किया जा सकता है, ये हो सकता है, तब हम इस पर विचार करेंगे, ठीक है। तो ये जो ऑल इंडिया फेडरेशन बना था, इन 3 लोगों को मिलाकर बना था, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश प्रांत को तो अनिवार्य था, ब्रिटिश कमिश्नरी को भी अनिवार्य था, जो प्रिंसली स्टेट्स थी, देसी रियासतें थी, राजा महाराजा थे, उनको छूट थी कि वो चाहे तो इसमें शामिल हो, नहीं चाहे तो नहीं शामिल हो। और दूसरा ऑप्शन था कि आप चाहें तो अपने कुछ विषय संघ को दे सकते हैं, बाकी विषय अपने पास भी रख सकते हैं, कि ये अधिकार इनको है, बाकी हम अपने पास रखें। अगर आपको शामिल होना है संघ में तो आपको एक लेटर ऑफ एक्सेशन साइन करके देना पड़ेगा, हम इसको ब्रिटिश संसद में पेश करेंगे और फिर क्राउन इस पर डिसीजन देगा, क्लियर है। अब ये तो था फेडरेशन। अब इसमें भी क्या कर दिया इन्होंने, 3 कंडीशनें रख दी कि हम फेडरेशन, ऑल इंडिया जो फेडरेशन है ऐसे नहीं बनेगा, उसकी भी क्या कर दी हमने, 3 कंडीशनें रख दी। और कंडीशनें कैसे रख दी कि जब तक ये 3 शर्तें पूरी नहीं होंगी तब तक हम क्या करेंगे, फेडरेशन को, इस फेडरेशन को क्या करेंगे, मान्यता नहीं देंगे, या फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन नहीं बनाया जाएगा। उसके लिए 3 कंडीशनें क्या रखी, उन्होंने कहा कि यदि संघ की स्थापना तभी हो सकती है जब जो प्रिंसली स्टेट थी, देसी रियासतें थी, उनके 52 रिप्रेजेंटेटिव, उनके 52 प्रतिनिधि संघ में शामिल होंगे, संघ में शामिल होंगे, ठीक है। यदि प्रिंसली स्टेट यानी देसी रियासतों के अगर 52 प्रतिनिधि संघ में शामिल होने के लिए तैयार हैं, तब हम ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना करेंगे। पहला पॉइंट तो ये, पहली कंडीशन तो ये रख दी। दूसरी कंडीशन क्या रख दी इन्होंने, ये तो थी पहली कंडीशन, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या रख दी, जितनी भी देसी रियासतें हैं, ठीक है, जितनी भी प्रिंसली स्टेट हैं, उनका 50% पॉपुलेशन क्या होना चाहिए, संघ में शामिल होना चाहिए। क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक ये था कि मान लीजिए राजा ने पैसे लेकर संघ से, ठीक है, भारतीय नेताओं से, या किसी दबाव में आकर क्या कर दिया, लेटर ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दिया, ठीक है। और लेटर ऑफ एक्सेशन पे साइन करते ही क्या हो जाएगा, उसका विलय किस में हो जाएगा, संघ में, भारत के केंद्र में, ऑल इंडिया फेडरेशन में। और वहाँ की जनता चाहती है कि हम किसी लोकतंत्र में ना रहें, हमें लोकतंत्र पसंद नहीं, हमें राजशाही पसंद है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो वहाँ की जनता चाहे कि भाई हम लोकतंत्र में नहीं रहना चाहते हैं, तो ये कंडीशन भी अंग्रेजों ने लगा दी कि अगर वहाँ की 50% पॉपुलेशन चाहेगी तभी तभी संघ का निर्माण किया जाएगा, तभी फेडरेशन का निर्माण किया जाएगा, क्लियर है। और तीसरी बात क्या रख दी, यदि कोई प्रिंसली स्टेट संघ में शामिल होना चाहती है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक इंस्ट्रूमेंट, यहाँ मैंने क्या लिख दिया, लेटर लिख दिया, इसको कर लेना इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना पड़ेगा, ठीक है।
वो साइन करके हम कहाँ देंगे, ब्रिटिश संसद के अंदर, और ब्रिटिश संसद के बाद ब्रिटिश क्राउन क्या करेगा, इस पर निर्णय देगा। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात थी, ये 3 कंडीशनें अगर पूरी होंगी तब एक ऑल इंडिया फेडरेशन का कहें एक संघ का निर्माण किया जाएगा भारत के लिए। ठीक है, तो अब देखिए इसी में अगर हम आलोचना देखना चाहें तो इसकी आलोचना कैसे करके लिख सकते हैं, इसी पॉइंट की, इस पॉइंट का काउंटर। तो देखिए जब भी कोई संघ बनता है, अच्छा एक चीज़ देखिए, क्या संघ के अंदर क्या होता है, कोई भी संघ होगा, कोई भी फेडरेशन होगा, सबके लिए क्या होती है, लगभग सभी के लिए इक्वलिटी दिखाई देती है। ठीक है, सभी पे क्या होता है, जो भी कानून होंगे सभी पर लागू होंगे, इक्वलिटी दिखाई देती है, हर जगह समानता दिखाई देती है। तो आप देखिए यहाँ पर समानता दिखाई दे रही है आपको, ब्रिटिश प्रांत का शामिल होना, ठीक है, ब्रिटिश कमिश्नरी का शामिल होना, ठीक है, बट देसी रियासतों को छूट दे दी। तो ये कैसा एक कहें तो जो ये संघ बनाया था ब्रिटिश सरकार ने, ये एक ढीला ढाला, एक विचित्रपूर्ण और दोषपूर्ण संघ था। अब अगर इसकी आलोचना में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे कि जो ये अलग से पॉइंट लिखना चाहेंगे कि जो ये संघ था ये क्या था, एक विचित्रपूर्ण और दोषपूर्ण। ठीक है, दोषपूर्ण क्यों था, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या हुआ, ना तो समानता थी, देसी रियासतों को क्या बोल दिया, भैया तुमको शामिल होना है तो होइए, नहीं होना तो नहीं होइए, मर्जी आपकी। ठीक है, क्लियर है। और जबकि संघ में क्या होता है कि सभी के लिए क्या होती है, समानता होती है। ठीक है, और अगर देसी रियासतें शामिल नहीं होंगी तो उनके कानून अलग होंगे, ब्रिटिश प्रांत के लिए कानून अलग होंगे, देसी यूटीज के ब्रिटिश कमिश्नरी कानून अलग होंगे। तो ये तो अजीब सा एक संघ था। जबकि आज देखेंगे भारत में तो जो कानून है सबके लिए एक ही है ना, अगर आईपीसी है तो सबके लिए एक है, सीआरपीसी है, एविडेंस एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन तो सबके लिए एक है ना, पूरे भारत के लिए। तो तभी तो हम कहते हैं भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि हरियाणा के लिए अलग संविधान है, ठीक है, और पंजाब के लिए अलग संविधान होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये एक तरीके से कहें अगर ये इसका आलोचना का बिंदु भी था कि एक विचित्रपूर्ण क्या था, एक संघ था। क्लियर, ये हो गई इसकी दूसरी विशेषता। अब तीसरा प्रावधान क्या था इसके अंतर्गत वो देखेंगे, साथ के साथ प्रावधान और साथ के साथ उसकी अगर किसी पॉइंट का काउंटर बिंदु है या उसका आलोचनात्मक बिंदु है वो भी मैं आपको साथ के साथ कवर करवाता चलूँगा। क्योंकि देखिए जब तक आप अगर आप उस समय की परिस्थितियों को, ठीक है, और आप उनकी विशेषताओं को, प्रोविज़न को समझ पाओगे तो आलोचना लिखना मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात है नहीं। तो अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो तो आप आलोचना के बिंदु आराम से लिख सकते हो। अगर लिखने के लिए आया तो आराम से लिख पाओगे। और जैसे ही अगर आपको आएगा ना एग्जाम में कि 1935 के एक्ट के मुख्य धाराएं क्या थी, आप उसके बारे में लिखें, तो उसमें कुछ नहीं, उसमें 5-7 पॉइंट लिख देना, ज़्यादा नहीं लिखना है। 5-7 पॉइंट लिखोगे ना खोल के तो उसमें बहुत भर जाएगा। और 5-7 पॉइंट वो लिख देना, थोड़ी सी भूमिका लिख देना, भूमिका में क्या लिखोगे कि क्यों लाया गया, ठीक है, और 4 पॉइंट विशेषता के और 4 पॉइंट आलोचना के लिख देना, बहुत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा इसकी विशेषता थी केंद्र में दोहरा शासन। केंद्र में दोहरा शासन, ठीक है। तो हमने देखा कि सबसे पहले जो डायरकी आई थी, दोहरा शासन आया था, द्वैत शासन आया था, वो प्रांतों में आया था, ठीक है। बट 1935 के एक्ट में क्या किया गया कि जो प्रांतों में जो द्वैत शासन था, द्वैत शासन, उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और अब जो डायरकी थी, द्वैत शासन था, उसको कहाँ लिया है, केंद्र में, ठीक है। और द्वैत शासन क्या था पूरा डिटेल में कवर किया था हमने, ठीक है। और जैसे ही प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त किया, प्रांतों को क्या दे दी, स्वतंत्रता दे दी, पूर्ण स्वायत्तता दे दी। और स्वायत्तता का मतलब क्या है कि अब उसके ऊपर केंद्र इतने रूप से क्या रहेगा, मतलब केंद्र का ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहेगा। कंट्रोल तो रहेगा क्योंकि यहाँ तो दिखा दिया कि हमने पूर्ण स्वायत्तता दे दी, पर फिर भी जो राज्यों के जो गवर्नर थे, ठीक है, उनके पास बहुत ऐसे अधिकार थे कि वो जो चुनी हुई विधानसभाएं थी या विधान परिषदें थी, उनको काफ़ी हद तक क्या कर सकता था, प्रभावित कर सकता था। उनके काफ़ी हद तक सभी बिलों को रोक सकता था। इतनी स्वेच्छा, सारी शक्तियाँ गवर्नर के पास थी, ठीक है। तो इस एक्ट में क्या किया गया कि जो केंद्र में डायरकी को स्थापित किया गया और प्रांतों में क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो प्रांतों में अगर पूछा जाए कि कब खत्म किया गया था, तो 1935 में, और लगाया कब गया था, 1919 में। और केंद्र में कब आया डायरकी, 1935 में, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या किया गया केंद्र में कि जैसे मान लीजिए कुछ विषय, जैसे कि रक्षा, विदेश, ठीक है, और धार्मिक विषय कुछ, ठीक है, इन विषयों को तो क्या किया गया, आरक्षित विषय में डाल दिया। अब आरक्षित विषय में डालने का मतलब क्या था कि इसके ऊपर कंट्रोल किसका होगा, गवर्नर जनरल प्लस उसकी काउंसिल, ठीक है। और बाकी जो सभी विषय थे वो कहाँ डाल दिए, उसको कहाँ डाल दिया, हस्तांतरित में, ठीक है।
और इसमें कौन था, गवर्नर जनरल प्लस में मंत्रिपरिषद या कहें भारत मंत्री, जिसमें चुने हुए लोग थे, भारत मंत्री। क्लियर, ठीक है। तो अब देखिए कि जो रक्षा विदेश मंत्रालय या धार्मिक विषय थे वो आरक्षित विषय में डाल दिया, उस पर कंट्रोल किसका था, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल का। जबकि गवर्नर जनरल ना तो चुना हुआ था ना उसकी काउंसिल चुनी हुई थी, ये तो क्या थे, अपॉइंट थे, किसके द्वारा, क्राउन के द्वारा, ठीक है। जबकि जो हस्तांतरित विषय बाकी जितने विषय बचे वो सब किसको डाल दिए, ट्रांसफर कर दिए, किसको, आपके गवर्नर जनरल और भारत मंत्री को। और जो गवर्नर जनरल और भारत मंत्री थे ना, इसको क्या किया गया, ये लोग जो थे, जो केंद्रीय विधानमंडल था, केंद्रीय विधानमंडल को आप समझ रहे हो, मतलब आज की संसद, उसके प्रति क्या बनाया गया, इनको जिम्मेवार, ठीक है। कोई भी कार्य करेंगे उसके लिए क्या होंगे, ये जिम्मेवार होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। चौथी जो विशेषता थी वो थी, क्या थी, प्रांतों के अंदर क्या किया गया, प्रांतों में स्वायत्तता स्थापित की गई, यानी ऑटोनॉमी। इस एक्ट की जो सबसे मुख्य विशेषता ये थी कि जो प्रांत थे वो पहले स्वायत्त नहीं थे, वो क्या हुआ करते थे, 1919 के एक्ट के तहत देखें तो वो क्या थे, केंद्र के क्या थे, अधीन थे। केंद्र के अधीन होने की वजह से क्या थे, संपूर्ण रूप से वो डिसीजन नहीं ले सकते थे। गवर्नर जनरल काफ़ी हद तक उनको क्या करता था, प्रभावित कर देता था उनके निर्णय, कोई बिल नहीं पास कर सकते थे। बट यहाँ तो बोल दिया कि आपको प्रांतों को क्या है, स्वतंत्रता है, अब वो केंद्र से क्या है, स्वतंत्र है, अपने तरीके से कानून बना सकते हैं, अपने लोगों के लिए डिसीजन ले सकते हैं, अपने लोगों के लिए कोई सामाजिक कार्य कर सकते हैं। बट अभी भी क्या था कि जो प्रांतों के जो गवर्नर थे, प्रांतीय जो गवर्नर थे या कहीं गवर्नर जनरल, जो भारत का गवर्नर जनरल था वो भी वायसराय बोले तो, ये लोग भी क्या कर सकते थे, काफ़ी हद तक जो प्रोविंस थे उनको कंट्रोल कर सकते थे। इनके पास इतनी शक्तियाँ थी कि वो प्रांतों के द्वारा जो चुने हुए जो मेंबर थे प्रांतों में, उनमें से अगर कोई बिल पास होकर भी आता था उसको भी वो क्या कर सकते थे, प्रभावित कर सकते थे, अपनी एसेंस देने से रोक सकते थे, ठीक है। बस नाम मात्र का प्रांतों को स्वायत्तता दी थी, वास्तविकता प्रैक्टिकली नहीं था। काफ़ी हद तक तरह तरह की कानूनी अड़चने पैदा कर देते कि ये ऐसे नहीं हो सकता, ये तो कानून के खिलाफ है, तरह तरह की कानूनी अड़चने पैदा कर उनके निर्णयों को, उनके डिसीजनों को प्रभावित करते थे, ठीक है। हमने देखा 1919 का जो अधिनियम था उसमें क्या था कि जो रिजर्व सब्जेक्ट थे, है ना, रिजर्व सब्जेक्ट यानी आरक्षित विषय थे और हस्तांतरित विषय थे, ठीक है, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे। तो जो आरक्षित विषय थे, रिजर्व विषय थे, उसमें कुछ विषय ऐसे अपने पास रख लिए थे जिन पर कानून बनाने की पावर गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल की थी। कौन कंट्रोल करता था, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल। और जितने भी खर्चीले विषय थे वो सारे किस में डाल दिए थे, ट्रांसफर्ड विषय में। इसको किसके अधीन कर दिया, गवर्नर जनरल उसके मंत्रियों के, ठीक है। और मंत्री कौन थे, भारत मंत्री, जो इलेक्टेड होकर रहते थे। तो इस एक्ट में क्या किया गया कि जो रिजर्व सब्जेक्ट थे ना वो सारे के सारे ट्रांसफर कर दिए ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में। अब रिजर्व सब्जेक्ट में कोई भी विषय नहीं रहा, सारे के सारे किसे कर दिए, हस्तांतरित विषयों में। और हस्तांतरित विषयों में किसका कंट्रोल था, तो बोले तो गवर्नर प्लस में भारत मंत्री, ठीक है। अब सभी विषय इन पे आ गए। अब देखिए वित्त की 1919 में देखा हमने, वित्त मंत्रालय रिजर्व आरक्षित में डाल दिया था, जिससे समस्याएं उत्पन्न हो चुकी थी। अब वित्त ही नहीं था, पैसा ही नहीं था, तो भारतीयों के लिए कैसे कोई स्कीम बनाए या कैसे उनका विकास करे, कैसे सड़कों का निर्माण करे, कैसे स्कूल का निर्माण करे, है ना। तो ये सारी समस्याएं हमने 1919 के एक्ट में डाली, देखी थी, ठीक है। अब देखिए क्या किया गया इस एक्ट में। ये तो बोल दिया कि भाई प्रांतों को क्या है, स्वायत्तता है, वो केंद्र से क्या है, स्वतंत्र हैं, अपने अनुसार कानून बना सकते हैं, उनको लागू करवा सकते हैं। बट अभी भी जो प्रांतों के जो गवर्नर हुआ करते थे, प्रांतों के गवर्नर, वो इतने शक्तिशाली थे, इतने पावरफुल थे, या ये कहें उनके पास इतनी स्वेच्छाचारी शक्तियाँ थी, स्वेच्छाचारी मतलब जिनको अपनी इच्छा अनुसार वो लागू कर सकता था। इतने पावरफुल थे, इतनी शक्तियाँ थी कि वो जो प्रांतों की जो मंत्री परिषद थी या कहें चुने हुए लोग थे, इलेक्टेड मेंबर थे, उनके द्वारा जो कोई भी बिल या प्रस्ताव पास किया जाता था उसको काफ़ी हद तक क्या कर सकते थे, प्रभावित कर सकते थे। कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का जुम्मा किसके पास था, प्रांतों के पास, ठीक है। और सभी विषय तो अब किसको दे दिए थे, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में, हस्तांतरित विषयों में सभी विषय ट्रांसफ़र कर दिए थे। जो आरक्षित विषय में जो भी विषय थे अब उनको कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया था, हस्तांतरित विषयों में, ठीक है। ये जो लॉ एंड ऑर्डर विषय था वो किसका था, हस्तांतरित विषय का भाग था।
यानी राज्य के अंतर्गत शांति वगैरह बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना, वो किसका विषय था? प्रांतों का। ठीक है, इस पे कानून बनाने की जिम्मेवारी किसकी थी? प्रांतों की। अगर मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भारत के प्रांतों के जो चुने हुए भारतीय मंत्री थे, अगर वो कोई बिल लेके आते, कोई ऑर्डर लेके आते, कोई रेजुलेशन पास करते या कोई कानून बनाते, उनको रद्द करने की पावर गवर्नर के पास थी। कैसे थी? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो भारतीयों के पास था। भारतीयों के यहाँ इस चीज़ को समझिए, भारतीयों के पास का मतलब जो भारतीय इलेक्टेड थे, इलेक्टेड मेंबर बैठे थे। ठीक है, और कहाँ बैठे थे वो? प्रांतीय विधान परिषदों में, है ना। जैसे आज की विधानसभा है ना, वैसे ही उसमें क्या थी? प्रांतों की विधान परिषदें थी, उसमें जो लोग बैठते थे भारतीय चुन कर आए थे, इलेक्टेड होकर आए थे। ठीक है, तो लॉ एंड ऑर्डर पर कानून बनाने की पावर थी उनके पास। बट यहाँ गवर्नर जनरल क्या था? गवर्नर जनरल के पास एक पावर थी, वो क्या थी? कि शांति बनाए रखना, पीस स्थापित करना राज्य के अंदर, प्रांत के अंदर क्या बनाए रखना? शांति। और इसी शांति बनाए रखने के आधार पर वो भारतीय मंत्रियों के द्वारा जितने भी कानून बनाए जाते थे उनको इसी आधार पर रद्द कर देता था कि भैया तुम्हारे जो ये कानून है ना, इससे क्या होगा? प्रांत के यानी जो ये राज्य है, स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर क्या हो सकता है? इफेक्ट हो सकता है, शांति भंग हो सकती है। तो कुल मिलाकर कहें, प्रांतों को स्वायत्तता एक कागजों में थी, प्रैक्टिकल नहीं थी। ठीक है, सभी विषय दे दिए प्रांतों को उस करने के लिए, बट कागजों में था, प्रैक्टिकली नहीं थी। प्रैक्टिकली देखा जाए तो अभी भी गवर्नर और गवर्नर जनरल काफ़ी हद तक क्या थे? पावरफुल व्यक्ति थे। ठीक है, तो हमने देखा कि प्रांतों को स्वायत्तता कागजों में थी, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक, काफ़ी तरीक़ों से जो गवर्नर हुआ करते थे प्रांतों के, वो उनको अफेक्ट कर सकते थे। ठीक है, तो नाम मात्र की स्वतंत्रता थी। 1935 के एक्ट की जो अगली जो मुख्य विशेषता थी वो थी एक संघीय न्यायालय की स्थापना करना। अब जब फेडरेशन बन चुका था, ऑल इंडिया फेडरेशन बन चुका था, तो उसके लिए एक कोर्ट भी बनाना ज़रूरी था। ठीक है, तो क्या किया गया? एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ब्रिटिश प्रांत को लेकर ब्रिटिश कमिश्नरियों में, ठीक है, या फिर वहाँ रहने वाले लोगों के बीच, ठीक है, या प्रोविंस के साथ, रियासतों के साथ अगर आपसी कोई झगड़ा विवाद होगा तो उसकी सुनवाई कौन करेगा? तो उसके लिए क्या करना था? एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस संघीय न्यायालय में क्या किया गया? एक मुख्य न्यायाधीश और कुछ, एक तो चीफ जस्टिस और कुछ अदर जस्टिसों की क्या की गई? अपॉइंटमेंट की गई कि वो क्या करेंगे कि अगर कोई विवाद होता है देसी रियासतों के बीच में, ब्रिटिश प्रांत के बीच में, उनका क्या करेगा? सुनवाई करेगा। दूसरा कि अगर मान लीजिए हाई कोर्ट किसी भी मुद्दे पर कोई निर्णय देता है तो उस हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ क्या हो सकती है? यहाँ पर अपील की जा सकती है। ठीक है, एक तरीके से कहें तो जो फेडरेशन कोर्ट था ये एक अपीलीय न्यायालय भी था, यानी हाई कोर्ट की डिसीजन से अगर कोई सेटिस्फाई नहीं है तो उसके खिलाफ कहाँ अपील कर सकता था? संघीय न्यायालय में, फेडरल कोर्ट में। ठीक है, अब ज़रा समझने वाली ये बात है कि ये जो फेडरल कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम नहीं था। ठीक है, यानी ऐसा नहीं था कि इसने जो डिसीजन दे दिए वो क्या होंगे? सर्वमान्य होंगे, या इसने डिसीजन दे दिए उसके बाद कहीं अपील नहीं की जा सकती। इसके द्वारा जो डिसीजन दिए जाते थे उसके खिलाफ भी अगर कोई सेटिस्फाई नहीं है तो ब्रिटिश काउंसिल की प्रीवी काउंसिल में, ब्रिटेन में प्रीवी काउंसिल में इसकी क्या किया जा सकता था? इसके डिसीजन के खिलाफ क्या की जा सकती थी? अपील डाली जा सकती थी। क्लियर? तो सुप्रीम का मतलब क्या होता है? सुप्रीम का मतलब होता है कि अगर उससे ऊपर कोई ना हो, है ना। सुप्रीम का मतलब ये होता है ना, उससे ऊपर कोई ना हो। बट ये सुप्रीम नहीं था, नाम मात्र का सुप्रीम था। और क्या कहा गया इस न्यायालय को कि जैसे मान लीजिए अगर कोई गवर्नर जनरल है, ठीक है, तो गवर्नर जनरल अगर किसी कानूनी विषयों पर इससे सलाह लेना चाहे, तो जैसे आज भी अगर हम देखते हैं, अगर राष्ट्रपति अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। ठीक है, 143 के तहत। सेम उस समय भी था कि अगर गवर्नर जनरल किसी कानूनी विषय पर परामर्श या सलाह लेना चाहता है तो वो इस फेडरेशन कोर्ट से या फेडरल कोर्ट से, संघीय न्यायालय से क्या ले सकता है? सलाह ले सकता है। ठीक है, बट फेडरल कोर्ट ना तो उस सलाह को देने के लिए बाध्य है और ना ही वो गवर्नर जनरल उस सलाह को मानने के लिए क्या है? बाध्य है। दोनों एक दूसरे पे क्या है? बाध्य नहीं है। जैसे कि आज भी है, राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मुद्दे पर, कानूनी मुद्दे पर सलाह ले सकता है, बट ना तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है और ना ही जो सलाह अगर सुप्रीम कोर्ट दे भी देता है तो उसको राष्ट्रपति मानने के लिए क्या है? बाध्य है। क्लियर? एक बात ये कही गई इसमें। दूसरा, ये जो
न्यायालय था, संघीय न्यायालय, इसको ये अधिकार था कि जो ये 1935 का जो एक्ट था या इसमें जो भी प्रावधान लिखे गए थे 1935 के एक्ट में, आपने देखा कि 351 धाराएं थी और 10 शेड्यूल थे। ठीक है, तो कहें तो ये जो एक्ट था, ये जो संविधान था, तो इसकी व्याख्या करने का अधिकार किसको दिया गया? संघीय न्यायालय को। ठीक है, तो इसकी व्याख्या करने का अधिकार किसको दिया गया था? व्याख्या करने का अधिकार किसको दिया गया? संघीय न्यायालय को। यानी इसको इंटरप्रेट करने का, व्याख्या करने का मतलब होता है कि उसका अर्थ समझाने का, कि संविधान में जो चीज़ लिखी हुई है इसका अर्थ आपको नहीं पता, हम समझाएंगे। आज भी देखेंगे तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है तरह तरह से हर आर्टिकल की व्याख्या करता है। तो आपने देखा होगा कि आर्टिकल 21 वो कितना लंबा आर्टिकल है, कितने उसमें अधिकार शामिल है, उस जीवन के अधिकार के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल है, वो तो जब हम मौलिक अधिकारों को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम उसको कवर करेंगे। पर आप ये तो जानते हो ना कि उसकी उस आर्टिकल को इतना लंबा जो किया है वो किसने किया है? सुप्रीम कोर्ट ने किया है। समय समय पर उसकी क्या करके व्याख्याएं करके कि भैया ये चीज़ भी क्या होगी, ये चीज़ भी क्या होगी, जीवन के अधिकार में शामिल की जाएगी, ये भी क्या होगा, जीवन के अधिकार में शामिल किया जाएगा। रोजगार पाना भी क्या होगा, जीवन के अधिकार में शामिल किया जाएगा। एक स्वस्थपूर्ण कहे स्वास्थ्य का अधिकार, स्वास्थ्य लेना, प्राथमिक सुविधा लेना भी वो क्या है, जीवन के अधिकार में शामिल किया जाएगा। शिक्षा को भी क्या कर दिया, जीवन के अधिकार से जोड़ दिया। तो तरह तरह से क्या हुआ, समय समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार इसकी व्याख्या करने का अधिकार किसको दे दिया गया? संघीय न्यायालय को। ठीक है, तो संघीय न्यायालय इसको क्या कर सकता था? इंटरप्रेट कर सकता था। दूसरा इसमें क्या किया गया, एक समस्या ये थी कि जो भारत के जो लोग थे, ये जो 1935 का एक्ट था ना, चलो वो आगे बताऊंगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। अगला जो इसकी विशेषता थी, इसमें क्या किया गया कि जो सांप्रदायिक चुनावों की जो व्यवस्था आ रही थी, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली, उसको और बढ़ावा दिया गया। इसके अंतर्गत पहले तो मुसलमानों को तो दे ही दिया था, फिर सिखों को दे दिया। ठीक है, फिर इसमें क्या बोल दिया इन्होंने कि भाई दलितों के लिए भी सांप्रदायिक चुनाव पर रिजर्वेशन दी जाती है, महिलाओं के लिए भी, ठीक है, और मजदूरों के लिए भी, ठीक, और विश्वविद्यालयों के लिए भी, जो विश्वविद्यालय थे, यूनिवर्सिटी थी, उनके लिए भी क्या दी जाती है, सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव में रिजर्वेशन दी जाती है कि दलितों में से दलित खड़ा होगा उसको वोट दलित देंगे, महिलाओं में से महिला खड़ी होगी महिलाओं को वोट देंगे, मजदूरों में से मजदूर खड़ा होगा मजदूर ही उसको वोट देंगे। विश्वविद्यालयों को भी दे दी कि ये यूनिवर्सिटी के लोग अपने अपने प्रतिनिधि इस संघ के अंदर क्या करेंगे, भेज पाएंगे, केंद्रीय विधान पालिका के अंदर क्या करेंगे, भेज पाएंगे। तो ये जो महिलाएं थी और मजदूरें थी, तो उन्होंने तो ये लेने से इनकार कर दिया। ये जो स्पेशल दर्जा दे रहे थे ब्रिटिश सरकार, ये लेने से उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया। तो देखेंगे कि ये जो सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली थी इसको और विस्तारित कर दिया इस एक्ट के तहत। और इसमें एक मजे की बात और थी, इसमें क्या किया गया कि जो केंद्रीय विधान पालिका थी, केंद्रीय विधान मंडल कहें या पालिका, एक ही बात है। इस आप समझ पा रहे हो ना, केंद्रीय विधान मंडल का मतलब क्या है? तो आज का अगर कंपेयर करना चाहें तो संसद। ठीक है, तो जो केंद्रीय विधान मंडल था उसमें क्या किया गया कि मुसलमानों के लिए 33% सीट को 33% सीट क्या कर दी गई, रिजर्व कर दी गई। और किस आधार पर? सांप्रदायिकता के चुनाव प्रणाली के आधार पर। और ये बिल्कुल ही मतलब अनसाइंटिफिक था, अनलॉजिकल था। क्यों? क्योंकि मुसलमानों की इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, इतनी जनसंख्या नहीं थी कि जितना उनको रिप्रेजेंटेशन मिल चुका है। जनसंख्या कम होने के बावजूद भी रिप्रेजेंटेशन कितना मिल गया, 33%। यानी केंद्रीय विधानमंडल के अंदर जो सीटें होंगी वो उसमें 33% सीटें किसकी चुनी जाएंगी, मुसलमानों के लिए। ठीक है, और इसी चीज़ को इसी एवज में आकर मुसलमानों को लगा कि अब हमें 33% क्या मिल चुका है, रिजर्वेशन मिल चुका है केंद्रीय विधान पालिका में। इसी चीज़ से खुश होकर उनका मनोबल और बढ़ गया और धीरे धीरे उन्होंने क्या कर दिया, एक स्वतंत्र पाकिस्तान की क्या उठा दी थी, मांग उठा दी थी। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मुस्लिम लीग ने एक स्वतंत्र पाकिस्तान की क्या उठा दी, मांग उठा दी। तो हमने देखा कि सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को भी क्या कर दिया, इसमें विकसित कर दिया। और यही सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली बाद में जाकर हमें ये भी पता है कि क्या करेगी, विभाजन का कारण बनेगी। ठीक है, अगली विशेषता अगर हम देखें, जो विधान मंडल थे या कहीं विधान पालिकाएं थी,
अब ये विधानमंडल दो टाइप के थे, एक तो केंद्र के स्तर पर था और एक क्या था, प्रांतों के स्तर पर, बोले तो राज्यों के स्तर पर। इनका जो आकार था उसमें क्या किया गया, चेंज किया गया। जैसे संख्याओं में चेंज कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम केंद्रीय विधानपालिका को देखें तो केंद्रीय विधानपालिका केंद्र में क्या किया गया, दो सदन बनाए गए। एक तो था संघीय सभा यानी फेडरल सभा, ठीक है, या कहें फेडरल असेंबली, ठीक है। एक थी राज्यसभा। ये जो संघीय सभा थी इसकी जो संख्या थी वो कुल निश्चित की गई 375। यानी इस संघीय सभा को अगर आज की से कंपेयर करना चाहें तो किससे करेंगे, लोकसभा। राज्यसभा तो राज्यसभा है ही है, ठीक है। तो इसकी जो मेंबर कुल संख्या रखी वो कितनी रखी, 375। इस 375 में क्या था कि 200 जो 50 थे वो कहाँ से आने थे, ब्रिटिश प्रांत से, ब्रिटिश प्रोविंस से। और ब्रिटिश प्रांतों की संख्या कितनी थी, 11, जिन पर कंट्रोल किसका था, डायरेक्ट नियंत्रण ब्रिटिश सरकार का था, ठीक है। और 125 कहाँ से आने थे, प्रिंसली स्टेट से, ठीक है। इस संघीय न्यायालय के अंतर्गत एक भी सीट ब्रिटिश कमिश्नरी की नहीं रखी गई, यूटी की एक भी सीट नहीं रखी गई, ठीक है। सेम इसी तरह अगर हम देखें कि राज्यसभा की संख्या रखी गई 260। अब 260 में से भी सेम वैसे ही कि ब्रिटिश प्रोविंस से कितने आएंगे और जो प्रिंसली स्टेट हैं उनसे कितने आएंगे, ठीक है। तो ब्रिटिश प्रोविंस से इन्होंने संख्या रखी 156। 156 लोग, 156 सीटें किसको प्रोवाइड की गई, ब्रिटिश प्रोविंस को, किस में, राज्यसभा में, ठीक है। और आपके 104 किसको दी गई, देसी रियासतों को, ठीक है। और ये आएंगे कैसे, तो चुनाव भी कराने थे। तो उसमें क्या किया गया, एक सीमित चुनाव मताधिकार दिया गया, वयस्क मताधिकार नहीं दिया गया। हमने पूरा डिटेल में कवर किया था कि वयस्क मताधिकार क्या होते हैं, सीमित मताधिकार क्या होते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो ये सदस्य चुने जाएंगे, अब देखिए जो चुनने का जो अधिकार दिया गया, चुनावों की व्यवस्था की गई, वो की गई सीमित मताधिकार के आधार पर, सीमित मताधिकार के आधार पर। मतलब इसमें क्या था कि भारत के जितने भी लोग हैं, वयस्क लोग हैं, वो वोट नहीं करेंगे। इसमें वही लोग वोट करेंगे जो टैक्स देते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वकील, डॉक्टर वगैरह, जो एलीट क्लास के थे, जमींदार वर्ग थे, ठीक है, वो लोग वोट करेंगे। किसान मजदूर वोट नहीं करेंगे, महिलाएं वोट नहीं करेंगी। इसमें महिलाएं भी वो वोट करेंगी जो पढ़ी लिखी हैं, जो जॉब में हैं, ठीक है, सरकारी सिस्टम में हैं, तंत्र में हैं, वो लोग वोट करेंगे। तो जब इन भेदभावों के आधार पर वोट होता है तो वो कहलाता है सीमित मताधिकार, ठीक है। तो वो भी मताधिकार भी किस में दिया, इनमें दिया, ब्रिटिश प्रोविंस में, ठीक है। जो ब्रिटिश प्रांत थे ना, उन्हीं के अंतर्गत क्या होने थे, चुनाव होने थे। और जो प्रिंसली स्टेट थी, देसी रियासतें थी, उनको तो खुली छूट थी कि भैया तुम जैसे मर्जी करो, ठीक है, तुम्हारे पास क्या है, खुले अधिकार हैं। तुम चाहो तो राजा चाहे तो जिस मर्जी को संसद के अंदर या कहीं केंद्रीय विधानपालिका के अंतर्गत भेज सकता है, ठीक है। तो एक तो ये चेंज किया गया था। इस एक्ट का जो अगली विशेषता थी वो थी कि जो ब्रिटिश संसद था, संसद उसकी सुप्रीमेसी थी, यानी सर्वोच्चता थी। कैसे, देखिए ये जो 1935 का जो एक्ट था, इसके अंतर्गत क्या था कि अगर इसमें कोई संशोधन करना है ना, इसमें क्या करना है, संशोधन करना है, संशोधन समझते होंगे, अमेंडमेंट करनी है, तो उसका जो अधिकार है वो केवल किसके पास था, ब्रिटिश संसद के पास, ठीक है। यहाँ की जो विधान पालिका थी उसके अंतर्गत संशोधन नहीं कर सकती थी। यहाँ का जो विधानमंडल था, जो चुने हुए लोग थे, वो इसके अंतर्गत संशोधन नहीं कर सकते थे। संशोधन की शक्ति किसको दी गई, ब्रिटिश संसद को। अगर इसमें कोई धारा को हटाना है, कुछ ऐड करवाना है, तो उसकी पावर किसके पास है, ओनली ब्रिटिश संसद के अंदर, वही उसमें अमेंडमेंट कर सकती है। जो भारतीय थे, भारतीय विधानमंडल था, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है कि वो क्या कर सकता है, एक रेजोल्यूशन पास कर सकता है, एक क्या कर सकता है, प्रस्ताव पास कर सकता है। और किसको भेजेगा प्रस्ताव पास करके, ब्रिटिश संसद को, ठीक है, यानी कहाँ, ब्रिटेन। ब्रिटिश संसद फिर इस पर विचार विमर्श करेगी कि इस आर्टिकल को चेंज करना है या एक्ट करना है, कुछ भी करना है, ठीक है। और इसी एक्ट में क्या किया गया कि जो एक्ट ये 1935 का था, इसमें क्या किया गया कि जब मताधिकार तो दे दिए सीमित, उसी के आधार पर क्या होना था, केंद्र में अब चुनाव भी होने थे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि केंद्र में क्या किया गया, चुनावों की व्यवस्था की गई। तो पहले जो चुनाव हुए थे वो कब हुए थे, 1937 में हुए थे, बट वो आम चुनाव नहीं थे। आम चुनाव क्यों नहीं बोलते उनको, क्योंकि जो चुनाव हुआ था वो सीमित मताधिकार के आधार पर हुआ था।
तो वो क्या था, आम चुनाव नहीं था, बस वो पहले चुनाव बोला जाता है कि 1937 में क्या हुए थे, पहले चुनाव हुए थे, ठीक है, जिसमें क्या होता, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार बनी थी, कांग्रेस की सरकार बनी थी। और जबकि आम चुनाव कब हुए थे, 1951 में। और आम चुनाव किसे कहते हैं, जब चुनाव क्या हो, जब वोटिंग क्या हो, वयस्क मताधिकार पर हो, बिना किसी भेदभाव के। तो आज़ादी के बाद जब 1951 में जो चुनाव हुए वो आम चुनाव थे, आम चुनाव नहीं थे 1937 वाले, ये चुनाव तो थे पर आम चुनाव नहीं थे। पर देखा कि हमने देखा कि इसमें भी क्या था कि केंद्रों में क्या किया गया, डायरकी लाई गई। बट इसमें दिक्कत क्या थी कि देखिए, भारतीयों की सदस्यों की संख्या तो बढ़ा दी, पर फिर भी क्या होता था कि जो अल्टीमेट सुप्रीम पावर थी वो किसके पास थी, हम देख रहे हैं ब्रिटिश संसद के पास। भारतीय इसमें संशोधन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, न्यायालय भी स्वतंत्र नहीं है। और जो गवर्नर जनरल था वो काफ़ी हद तक उसके पास इतनी स्वेच्छाचारी शक्तियाँ थी कि वो अकेले चुने हुए मेंबर के जो बिल थे उनको काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकता था, किसी भी बिल को रोक सकता था। तो कहें तो नाम मात्र की सरकारें थी भारत की, सुप्रीम पावर किसके पास थी, अभी भी गवर्नर जनरल ब्रिटिश क्राउन के पास। क्लियर है। तो आप देखेंगे कि ये जो सरकार थी जो 1937 में बनी थी सरकार, ये संप्रभु नहीं थी। संप्रभु का मतलब आगे बताया जाएगा पूरा डिटेल में। संप्रभु का मतलब अभी इतना समझिए कि जिसके ऊपर क्या हो, वो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, उसके ऊपर कोई दूसरा का अधिकार ना हो, ठीक है, दबाव ना हो। तो ये जो 1937 में सरकार बनी हमारी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो उसके नेतृत्व में जो सरकार बनी थी वो संप्रभु नहीं थी, वो अंतिम डिसीजन नहीं ले सकती थी। अंतिम डिसीजन लेने की पावर भी अभी भी किसके पास थी, संप्रभु कौन था, गवर्नर जनरल और या कहीं क्राउन। तो आपने देखा होगा कि ये जो सरकार थी 1937 की, ये ज़्यादा दिन नहीं चली थी, 2 साल ही चली, क्योंकि कुछ ना तो ये बिल पास कर पाई, और आपने देखा कि बिना सरकार की मर्जी के, बिना पंडित जवाहरलाल नेहरू की मर्जी के, बिना उसकी कैबिनेट की मर्जी के भारतीयों को क्या कर दिया गया, 1939 के अंतर्गत युद्ध में झोंक दिया गया। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगा 1939 में शुरू हो चुका था, उसमें बिना भारतीयों की मर्जी के भारतीयों को युद्ध में झोंक दिया, ठीक है। और इसी चीज़ की एवज से दुखी होकर या कहें प्रभावित होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, कांग्रेस ने पूरी सरकार से इस्तीफा दे दिया था और इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। तो कहने का मतलब कुल मिला के है कि जितने भी इसमें पॉइंट थे या कहें जो भी इसमें व्यवस्थाएं थी, लगभग वो उन्हीं के फेवर में थी। किसके फेवर में, ब्रिटिश के फेवर में, ठीक है, ब्रिटेन के फेवर में रखकर, उनके फेवर में, हितों में रखकर ही इन सब बिंदुओं को गढ़ा गया था, बनाया गया था। क्लियर। अब देखिए अगला, ये आपने देखा होगा कि इसमें शुरू से एक क्या चल रहा था, एक तो भारत सचिव हुआ करता था और उसकी क्या हुआ करती थी, काउंसिल हुआ करती थी, 15 सदस्य, ठीक है, 15 मेंबर की एक काउंसिल हुआ करती थी जो उसको सलाह देती थी। इस एक्ट के अंतर्गत, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जो भारत सचिव था और काउंसिल थी, उसकी काउंसिल को क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, अबोलिश कर दिया गया, ठीक है। अब जो भारत सचिव था, अब वो अकेला क्या करेगा, तो उसको सलाह देने के लिए एक और काउंसिल बनाई गई। उसमें कितने मेंबर रखे गए, 3, कम से कम 3 और अधिक से अधिक कितने थे, 6, ठीक है। और ये कौन हुआ करते थे, लगभग इसमें ज़्यादा 3 से ज़्यादा तो भारतीय ही हो सकते थे, 4 तो क्या हो जाते थे, भारतीय ही हो जाते थे। तो देखेंगे धीरे धीरे भारतीयों का प्रभुत्व हर जगह बढ़ने लगा था। ICS में भारतीय आने लगे थे, इलेक्टेड मेंबर के रूप में भारतीय आने लगे थे। बट ये था कि कई बार क्या होता था कि गवर्नर जनरल कानूनी दाव पेच करके उनके सभी निर्णयों को प्रभावित कर देता था, जिससे भारतीय दुखी हो जाते थे। फिर वो त्याग पत्र देते, किसी चीज़ों से, मंत्रिमंडल से पूरा त्याग ही कर देते, फिर विरोध करना स्टार्ट कर देते थे। समझ पा रहे हो। तो इस एक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट थी कि जो भारत सचिव था उसकी काउंसिल को तो अबॉलिश कर दिया गया, उसके लिए एक सलाह देने के लिए एक 3, कम से कम 3 और अधिक से अधिक 6 मेंबरों की क्या बनाई गई, एक सदस्य समिति बनाई गई, ठीक है। और एक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि इस एक्ट के तहत बर्मा, जिसको आज के समय में क्या बोलते हैं आपका म्यांमार और अदन और बरार, ठीक है, इनको क्या कर दिया गया, भारत से अलग कर दिया गया। इससे पहले क्या थे, ये सारे क्या थे, भारत के ही भाग थे, और इससे क्या हुआ है, भारत की अखंडता को भी प्रभावित किया गया काफ़ी हद तक, ठीक है। बर्मा आपसे पूछ सकता है कि बर्मा को किस एक्ट के द्वारा भारत से अलग किया गया, तो आप क्या कहेंगे, 1935। ये कुछ पॉइंट थे, देखा हमने, साथ के साथ इसकी विशेषताएं भी देखी और इसके आलोचना के पॉइंट भी देखे। अब अगर हम ये कहें कि कुल मिलाकर कि ये जो एक्ट था लगभग तो ब्रिटिश सरकार के ही फेवर में था, यानी अभी भी पावर, सुप्रीम पावर किसके पास थी, ब्रिटिश सरकार के पास थी, कहें तो गवर्नर जनरल गवर्नर के पास थी।
पर ऐसा नहीं है कि इस एक्ट का महत्व नहीं है। अगर आज हम अपने संविधान को ढंग से पढ़ते हैं तो लगभग 50% से मोर देन पोर्शन हमें क्या दिखाई देता है, आज भी 1935 के एक्ट का दिखाई देता है। बट उसका ये मतलब नहीं है कि 1935 के एक्ट में जैसी धाराएं थी उसको एज अ कॉपी पेस्ट कर दिया गया, ऐसे नहीं था। उसमें क्या किया गया, सभी धाराओं को जो भारत के हित में थी, जो लोकतांत्रिक थी, उनको क्या कर दिया गया, एडिट करके मॉडरेट कर कर भारत अपने संविधान में लिया गया, भारत के संविधान में। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि गवर्नर और गवर्नर जनरल, ठीक है, इनके पास इतनी पावर थी कि ये जो चुने हुए लोग थे, इलेक्टेड मेंबर हुआ करते थे भारतीय, उनके बिलों को, उनके कानूनों को काफ़ी हद तक प्रभावित कर देते थे। यानी अगर कोई चुने हुए, चाहे 3/4 बहुमत हो चुने हुए लोगों के पास, तब भी वो बिल पास नहीं हो पाता था। बट हमने क्या कर दिया, जब हमने अपना संविधान लिखा तो हमने गवर्नर जनरल को चेंज कर दिया राष्ट्रपति में, ठीक है, और प्रांतों में जो गवर्नर रखे वो केंद्र के क्या रखे, प्रतिनिधि रखे एजेंट के रूप में। बस उनका काम था कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते रहें। आज अगर देखिए, आज अगर आपकी असेंबली देखा जाए तो अगर कोई लॉ पास करके या विधि बिल पास कर देती है तो गवर्नर के पास इतनी पावर नहीं है कि उसको रोक लेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, एक बार उसको सलाह देने के लिए, एक बार विचार विमर्श के लिए। अगर वो विचार विमर्श के लिए दोबारा विधानसभा को देता है तो अगली बार उसको किसी भी कंडीशन में उसको पास सहमति देनी ही पड़ेगी, ठीक है। और क्या हो सकता है, राष्ट्रपति के लिए भेज सकता है वो तो हम संसद की कार्रवाई में देखेंगे। पर मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि 1935 का एज इट इज़ उठा लिया, उसको चेंज किया भारत की स्थितियों के अनुसार, लोकतांत्रिक तरीकों से, कि क्या लोकतंत्र के फेवर में है और क्या अहित में है। क्योंकि 1935 का जो एक्ट था या आज़ादी से पहले की जो स्थितियां थी वो तो बिल्कुल ही अलोकतांत्रिक दिखाई दे रही है ना। कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि जो समाज है, तो समाज के लिए जो कानून व्यवस्था बनाएंगे वो चुने हुए प्रतिनिधि बनाएंगे जिनको लोगों ने चुना है, सीधी सी बात है। और हम यहाँ देख रहे हैं 1935 के एक्ट में कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो कोई बिल पास करने की स्थिति में नहीं है, चाहे उनके पास 3/4 बहुमत क्यों ना हो। अभी भी हम देख रहे हैं कि जो बहुमत है, जो पावर है, वो अकेले व्यक्ति पर, एक तरफ अकेला गवर्नर जनरल या गवर्नर बोलो, और एक तरफ पूरी चुनी हुई सदस्य संख्या, पूरी संसद बैठी है, पूरी मंत्रिपरिषद बैठी है भारत की, वो कुछ नहीं कर, हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहें कि ये जो एक्ट था 1935 का, तो ये जो एक्ट लगभग तो ब्रिटिश के फेवर में था, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि भारतीयों को इससे कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ, या कहें भारत में इस एक्ट का महत्व नहीं है। इस एक्ट का बहुत महत्व है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये 1919 के एक्ट में भी यही चीज़ समझाई थी, समझाने का प्रयास किया था कि देखिए, बंदा कोई भी चीज़ है, अगर सीखता किस चीज़ से है, ठीक है, मान लीजिए सीखता बंदा कहाँ से है, किसी असफल व्यक्ति से, या जब आप फेल हो जाते हो किसी चीज़ में तो आप एक्सपीरियंस कहाँ से गेन करते हो, जब आप क्या होते हो, फेल। अगर आप ज़िंदगी में फेल ही नहीं होंगे तो आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ जो अड़चने थी, इन सब चीज़ों से क्या हो रहे थे, भारतीय सीख रहे थे सारी चीज़ें, ठीक है। उन्हें सत्ता कैसे चलानी है उसका एक्सपीरियंस हो रहा था, ये सब चीज़ें सीख रहे थे। दूसरा कि जब वो संविधान, जब वो लिख रहे थे अपना, जब संविधान सभा बैठती है 1946 में, तो उन्होंने उन चीज़ों को तो बिल्कुल ही नकार दिया जो लगभग 1919-1935 में जो अड़चने पैदा कर रही थी। जैसे कि भाई चुने हुए लोग ज़्यादा पावरफुल होने चाहिए, नॉमिनेटेड लोग पावरफुल। यहाँ क्या हो रहा था, नॉमिनेटेड लोग पावरफुल हो रहे हैं, जिनको मनोनीत किया गया है गवर्नर जनरल के द्वारा, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, वो पावरफुल हैं, और जो जनता ने चुनकर भेजे हैं वो पावरफुल नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब इसका महत्व भी है। हमारे लोग क्या कर रहे थे, इससे एक्सपीरियंस कर रहे थे, चीज़ों को सीख रहे थे, ठीक है। तो कुल मिला के इतनी बातें हैं, आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है, इतना ही एग्जाम में बन जाएगा। अब आप लिखने की स्थिति में भी रहेंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो HCS के लिए, या किसी भी एग्ज़ाम, BPSC, UPPCS, IAS, CPF, किसी भी चीज़ के लिए, या आप अपनी पॉलिटी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, दूसरे विषयों को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप मेरे को 8295447652 पर क्या कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये सारा कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।